ईगो का बड़ा मसला है कि मर जाना है लेकिन ये काम नहीं। तो लव योर कंपनी नॉट योर प्रोडक्ट। क्या रोल है प्लास्टिक इंडस्ट्री का? क्या प्लास्टिक आपकी जिंदगी से निकल सकता है? हमारी जो आईवीज लगी होती हैं, कितने कंपेटिटिव है इन द ग्लोबल मार्केट? सो हम ग्लोबली कंपेटिटिव हैं इन रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट बहुत सी चीजों में प्राइवेटाइजेशन वाली साइड पे जा रही है। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग। नीयत का कितना अमल दखल है? यू ऑलवेज वर्क विद द बेस्ट ऑफ इंटेंट, और इंटेंट का उर्दू जो है वो नीयत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनस फारूकी और क्लिक पॉडकास्ट में आपको वेलकम करता हूं। क्लिक पॉडकास्ट कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, डिप्लोमैट्स को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी जर्नी, उनके सक्सेस आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आपको एक बिजनेस लीडर के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिन्होंने 36,000 से अपना काम स्टार्ट किया और अब एक अपनी एम्पायर बिल्ड कर ली। तो वेट किए बगैर लेट्स इंट्रोड्यूस मिस्टर ज़िया हैदर नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िया साहब, हम स्टार्ट करेंगे इस जर्नी से कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बने और अब माशाल्लाह स्पेल को आप लीड भी कर रहे हैं, और इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। हाँ जी, वो कंपनी हमारी जो है उनका उसका नाम है स्पेल लिमिटेड। पहले ये कंपनी थी, इसका पुराना नाम था सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज लिमिटेड, और ये PSX पे इसको हमने लिस्ट किया हुआ है और ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। बिल्कुल ठीक। सो जर्नी आई थिंक इज वेरी एडवेंचरस। 1978 में हमने इसको अपने घर के बैकयार्ड से शुरू किया। वालिद साहब के पास 36,000 रुपए थे। उन्होंने कहा कि जो करना है 36,000 रुपए से कर लो। हमने बैकयार्ड में एक छोटी सी मशीन लगा ली। कुछ अरसे में हमारे जो हमसाए थे उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमें रात को सोने नहीं देती है। सो उन्होंने कहा जी इसको आप यहाँ से उठाएं। हमने उठा ली वहां से मशीन उठा के हम करीब ये जो जगह थी वहां छोटा सा कमरा लिया और वहां वो मशीन ले गया। अच्छा, मशीन रबराइजिंग के लिए थी। सो ये जो जूते हमारे आजकल बनते हैं ना, ये तो खैर बड़े एडवांस हो गए हैं। उस जमाने में जूते का सोल जो था वो रबर का बनता। बिल्कुल ठीक। सो वो रबर के सोल बनाने के लिए पहले रबर बनाते थे, उसके बाद उसको गर्म करके उससे सोल बनाते। बिल्कुल ठीक। सो ये है वो जर्नी का शुरुआत। हमने सुना था और पढ़ा भी है कि जितने जहाज लाहौर से उड़ते हैं उनमें से 99.9% अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते। ऐसे ही शुरुआत कैसे होती है कि वो एक फ्लाइट प्लान बनाते हैं कि हमने ये करना है, फिर ये करना है, फिर हम यहाँ इतना उड़ेंगे, फिर इतनी हाइट पे जाएंगे, फिर हम इस जगह से लैंडिंग शुरू करेंगे, फिर हम लैंड करेंगे। कोई जहाज अपने फ्लाइट पाथ पे नहीं चलता। या वो थोड़ा सा इधर होगा, या वो थोड़ा सा इधर होगा, या थोड़ा सा ऊपर होगा, या थोड़ा सा नीचे होगा। लेकिन सारे जहाज लैंड करते हैं अपनी उस डेस्टिनेशन की स्ट्रिप। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि बिजनेसेस जो हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अंदर कोई उनको मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को वो कोई मनूवर करते हैं। कभी वो ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी प्रोडक्ट चेंज करते हैं। करते 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 इर्तिका के मनाजिल जो हैं वो गुजरती जाती। हमने 1982 में इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। उस वक्त जूतों का जमाना जो था ना, वो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात शुरू। क्रेडिट की मार्केट थी और लोगों ने रबर को खालिस करने के बजाय उसके अंदर मिलावट शुरू कर। ओके। तो आपकी कीमत कभी मैच ही नहीं कर सकती। सो उस वक्त ये फैसला किया कि यार इसको बंद कर देते। वालिद साहब उस वक्त हयात थे।
उनसे जब मशवरा किया, उन्होंने कहा जहां तुम्हारे चार आने घूमे ना वहीं से ढूंढो। ये नहीं है कि चार आने गिरे यहां हो और आप उधर जाकर ढूंढे। बिल्कुल ठीक। आपने 4 साल प्लास्टिक में लगाए हैं, प्लास्टिक की समझ आ गई, आप इस तरह करो इसी में अपने चार आने। सो हमने ऑटो पार्ट्स बनाने शुरू कर, वो छोटे से, ये वो भी एक हिस्ट्री है कि हमें कैसे मिला, हमने क्या चीजें बनानी शुरू की। बट इमेजिन कि वो चीजें हम वहां फैक्ट्री में बनाते थे, घर लाके उसमें पेंट भरते थे, अगले दिन सुबह लेके जाते थे, उसके अंदर फिर हम उसको साफ करते थे और फिर हम सप्लाई करते थे। बिल्कुल ठीक। सो दैट्स हाउ जर्नी इज कि 36,000 रुपए और बहुत सारी स्वेट, दैट्स हाउ कंपनी स्टार्टेड। करते कराते आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में घुसते रहते हैं। बिजनेस का एक असूल है और वो ये है कि यू डाइवर्सिफाई और डाई। वंडरफुल। इसका मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट बनाया आपने, उसकी एक लाइफ साइकिल है, वो पहले ग्रोथ आएगी, फिर मैच्योरिटी आएगी, फिर डिके आएगी। जब वो डिके आ जाए तो उसको छोड़ दो, फिर दूसरे प्रोडक्ट में घुस जाओ, फिर उसकी ग्रोथ पे काम करो, फिर तीसरे प्रोडक्ट में घुस जाओ, यहां तक कि आप आहिस्ता 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 अपना प्रोडक्ट से अपनी कंपनी की इसको स्ट्रेंथन करते हैं। सो ये बेसिक जर्नी है हाउ वी स्टार्टेड। तो जिया साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह एक बिजनेस से स्टार्ट करके फिर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आ जाना, तो हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में ये है कि एक ईगो का बड़ा मसला है कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, अब हम इसी बिजनेस के साथ अटैच रहेंगे, हमने इसको चेंज नहीं करना, हमने इसमें ही वही आप वाला डाई वाला कॉन्सेप्ट कि मर जाना है लेकिन ये काम नहीं छोड़। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, आपके पास जिंदगी में 2 चॉइसेस होती हैं, या आप कंपनी के साथ जिंदगी गुजारते हैं या प्रोडक्ट के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो लव योर कंपनी, नॉट योर प्रोडक्ट। ओके। प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है, उसने जो पैदा हुआ है उसने मरना भी। इसी तरह आपने लेट्स से कोई प्रोडक्ट ले लें, आपने कहा कि जनाब मैंने मोबाइल फोन नोकिया का लिया, जो कि आज से 20-30 साल पहले नंबरों वाला फोन था। आज वो फोन कहाँ पे है? टेलीकम्युनिकेशन जिंदा है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो फोन खत्म हो चुका है। सो अगर आप ये समझें कि आपने नंबरों वाले फोन के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर कुछ अर्सा तो आप चलते रहेंगे, हो सकता है बहुत पैसे कमाए, लेकिन इवेंचुअली वो फोन खत्म हो जाए। आज वायरलेस की दुनिया है, कल हो सकता है होलोग्राम की दुनिया हो। ट्रू। आज से पहले वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट आता था, आज हमारे पास फाइबर ऑप्टिक से आता है, कल सैटेलाइट से आएगा। बिल्कुल ऐसे, उनकी स्पीड बदल जाएगी। सो प्रोडक्ट बदलते रहेंगे। जो लोग आज किसी प्रोडक्ट के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं वो जरूर गुजारे, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। जब वो प्रॉफिट नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को खत्म करें, एक और को शुरू कर लें। और ये जो जर्नी है ना शुरू करने की, ये मुसलसल, ये जद्दोजहद है। आज एक प्रोडक्ट बिक रहा है, दूसरे पे काम करें बनाने के। हो सकता है एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको आपको बंद करने पे काम करें। सो ये आई थिंक ये जिस तरह पानी की पाइप में से पानी फ्लो करता है, जो पानी उसकी नोजल में से निकल गया उसने वापस नहीं आना। इसी तरह जो प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से निकल गया, वो निकल गया, उसके पीछे और आएगा। तो आप अब जिस तरह प्लास्टिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली प्लास्टिक सेक्टर के अंदर भी यही होगा, एवोल्यूशन आती रही और चीज़ें बेहतर होती रही। अब इसमें बहुत से हाइज एंड लोज भी देखे हमने प्लास्टिक सेक्टर। आजकल व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या रोल है प्लास्टिक इंडस्ट्री का?
एक जमाना था जब हर चीज लकड़ी की होती थी। उसके बाद एक जमाना आया जब हर चीज लोहे की हो गई। उसके बाद जमाना आया जब वो दोनों चीजें जो है वो इस्तेमाल तो हो रही हैं लेकिन उनकी वक़्त वो नहीं। अगर आप किसी भी कमरे में देखें तो वहां पे आपको प्लास्टिक में चीजें बनी हुई मिलेंगी और बहुत सारी मिलेंगी। यानी जो लाइटें आपकी लगी होती हैं एलईडी लाइट्स, इनकी जो सरफेस है जो आप देख रहे होते हैं वो प्लास्टिक की होती है। आपकी टेबलें, आपकी कुर्सियां, आपकी मेजें, बिल्कुल, इनमें बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। कुर्सियों में बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। सो ये इमेजिन करना कि आज प्लास्टिक की वैल्यू या वर्थ क्या है, और मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स भी ऐसी जिंदगी गुजार रहा हो जिसमें वो प्लास्टिक फ्री हो। ट्रू। आप सुबह उठें, टूथपेस्ट उसकी कैप प्लास्टिक की बनी होती है, बिल्कुल, टूथब्रश उसका हैंडल प्लास्टिक का, प्लास्टिक, उसके फाइबर्स वो प्लास्टिक के बने होंगे। आप शेव करें किट, तो आपकी किट में प्लास्टिक। बिल्कुल, आप नाश्ता करें आपकी प्लेटें प्लास्टिक। प्लास्टिक, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं वो प्लास्टिक है। बिल्कुल, आपने जूते पहने हैं उसमें प्लास्टिक है। आपने जो कमीज पहनी हुई है इसमें पॉलिएस्टर है, ये प्लास्टिक है। सो जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि जी मेरी जिंदगी प्लास्टिक फ्री है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि प्लास्टिक ने भी इवॉल्व किया, और प्लास्टिक की एवोल्यूशन जो है उसकी वजह ये थी कि ग्लास फॉर एग्जांपल लोहे के बनते थे। लोहे को गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती थी वो प्लास्टिक से तकरीबन 8 गुना ज्यादा थी। उसका वजन ज्यादा होता था, इसका मतलब मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो इवेंचुअली कॉस्ट को कम करने के लिए कोई ऐसे सॉल्यूशंस की जरूरत थी कि जिसके साथ इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर भी कर ले और कीमत भी कम हो। सो ये इवॉल्व किया और आई थिंक प्लास्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ अस। वी कैन चूज टू से कि नहीं ये हार्मफुल है, लेकिन जब स्टंट डलता है तो वो भी प्लास्टिक का होता है। एग्जैक्टली। तो आपका ख्याल है कि क्या प्लास्टिक आपकी जिंदगी से निकल सकता है? हमारी जो आईवीज लगी होती हैं दैट आर वो भी प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल, इट इज हाउ एंड व्हाट वी डू विद प्लास्टिक्स दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो एनवायरमेंटल ग्रेड्स भी हैं प्लास्टिक के अंदर, और इनकी नॉलेज होना और इसके बारे में जानना ये इक्वली इम्पोर्टेंट भी है। हमारे पाकिस्तान में इसकी नॉलेज कितनी है और कितनी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है? ओके। जिस तरह यूनिलीवर ने एक ज़माने में एक ऐड निकाला था जिसमें था कि दाग बुरे नहीं होते, दाग तो अच्छे होते हैं। दाग तो अच्छे। उसका मतलब क्या था? मतलब ये कि आप बच्चों को खेलने से रोकेंगे तो आप उनकी नमूद बिल्कुल में फर्क डाल देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। कैपेसिटी। इसी तरह प्लास्टिक्स itself is not bad. It's how you dump plastic that is bad. For example, हम घर से शुरू होते हैं। घरों के अंदर आपकी पानी की बोतलें, जो बड़ी बोतलें ना 19 लीटर की, बिल्कुल, ये तकरीबन कोई 15 से 50 दफा इस्तेमाल होती है। ऐसे ही। और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लें, अगर ये लोहे की होती ना तो शायद इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इससे 10 गुना ज्यादा होती है। हकीकत, बिल्कुल। ठीक है। फिर आप पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो ये सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। हम घरों में चीजें मंगवाते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग को फेंक देते हैं।
जब वो चीज फेंकते हैं तो हम ये नहीं करते कि हम उसकी सेग्रीगेशन करें कि रिसाइक्लेबल कौन सा है, नॉन रिसाइक्लेबल कौन सा है। अगर हम अपने घर की वेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू करते हैं, एक कूड़ा है, आपने झाड़ू दिया, कूड़ा निकला, आपने उसको अलग कर दिया। फिर आपके पास पेपर, प्लास्टिक ऐसा है जो कि रीयूजेबल, आपने उसको अलग कर दिया। और तीसरा आपके पास कंपोस्टेबल है, छिलके, आपने सब्जी काटी, उसके छिलके हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आपने अलग कर दिया। अगर हम इन तीनों चीजों को अलग कर दें तो वेस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी कूड़े का कोई इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक। रिसाइक्लेबल सारे रिसाइकल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। और जो कंपोस्टेबल है उससे खाद बन जाएगी। बिल्कुल, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट। तो हमारे एक्चुअली घरों में देखा जाए तो हमारे पास 10% वेस्ट क्रिएट होती है, 90% वो चीज क्रिएट होती है जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। वंडरफुल, बिल्कुल। चाहे आप उसको खाद की सूरत में इस्तेमाल करें और चाहे आप उसको रिसाइक्लेबल के तौर पर इस्तेमाल। हम उस 10% को बाकी 90% से जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो सारा जाएगा। तो क्या प्लास्टिक्स ने हमारी जिंदगी मुश्किल की हुई है? नहीं, हमारी जिंदगी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने जो वेस्ट किया है या जो चीजें हमारे इस्तेमाल की नहीं है उनके साथ हैंडलिंग कैसे करें। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त अगर हम इंडस्ट्रियल साइड पे बात करें, पाकिस्तान एज अ प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कितने कंपेटिटिव हैं इन द ग्लोबल मार्केट, उस हवाले से थोड़ा सा ओके। अब इस तरह से देखो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली 3 और 4 चीजें होती है। ठीक है। पहला रॉ मटेरियल होता है, दूसरा मैन पावर है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल ठीक है। रॉ मटेरियल में पैकिंग मटेरियल भी है, डायरेक्ट मटेरियल भी हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हैं, सब शामिल है, प्रिंटिंग मटेरियल सब शामिल है। बिल्कुल। हमें ये सारी चीजें दुनिया में उस प्राइस पे मिलती हैं जिस प्राइस पे किसी और को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जो है वो अगर यूएई में $1000 पर टन के हिसाब से निकलता है तो पाकिस्तान में भी तकरीबन $1000 पर टन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। सो हम ग्लोबली कंपेटिटिव हैं रॉ मटेरियल। बिल्कुल ठीक। हम इनकम्पेटिटिव हुए थे अगली 2 चीजों। कैसे? बिजली का रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, दूसरा बिजली इनकंसिस्टेंट है। आपने मशीन चला रहे हैं, अचानक बत्ती चली गई आपकी, अब जो मटेरियल उसमें पड़ा था वो जाया हो गया। बिल्कुल। और अगर आप उस पर छोड़ देते हैं तो उसको इंसेंटिवाइज करें, इतना इंसेंटिवाइज करें कि वो अपना टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज करें। फिर उसके बाद उसको आप टूल्स ऐसे दें जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर ये तीनों चीजें होनी शुरू हो जाए, यानी आपका रॉ मटेरियल इंटरनेशनल कंपेटिटिव, आपकी बिजली कंपेटिटिव, आपकी लेबर कंपेटिटिव, तो अब आप जो फैक्ट्री में चीज बना रहे होंगे वो उसी कॉस्ट पे होगी जिस कॉस्ट के ऊपर कोई दुनिया में दूसरा मुल्क बना रहा है। अब यहां से कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, चाहे एयर नेटवर्क हो। आपको नेटवर्क इस्तेमाल करना है, चाहे सी नेटवर्क हो। अब आप ये देखिए कि लाहौर से कराची पहुंचते हुए आपके एक कंटेनर को कितना टाइम? 1.5 से 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन, डिपेंड करता है। 2 ड्राइवर है तो 18 घंटे। फासला है 1100 किलोमीटर। अगर आपकी रोड नेटवर्क ऐसा हो जहां 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड जो कि दुनिया में अवेलेबल है, बिल्कुल, तो 11 घंटे में वो कंटेनर कराची पहुंच जाएगा। ट्रू, जो कि डबल स्पीड पे इस वक्त पहुंच। सो इस वक्त हम अपने पूरा दिन जाया करते हैं एक कंटेनर को लाहौर से कराची ले जाने के लिए,
वो हम 11 घंटे में पहुंचा सकते। बिल्कुल ठीक। अब हम इमेजिन करें कि वो 11 घंटे की कॉस्ट क्या है और 22 घंटे की कॉस्ट क्या है। इफेक्टिवली आप इनकम्पैटिबल होना शुरू होता है। वो शिप जब कराची आता है कितनी देर खड़ा रहता है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में कितना टाइम लगता है। सो ये सारी चीजें जब आप ऐड करना शुरू करें ना, तो आहिस्ता 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 0.1% कहीं पे, 0.2% कहीं पे, 1% कहीं पे, 2% कहीं पे, हमारा पता चलता है कि हमारा और हमारे कंपैटिटर, इंटरनेशनल कंपैटिटर का 6% का फर्क है, 7% का फर्क, वही आपके प्रॉफिट का फर्क होता है। बिल्कुल ठीक। वो 6% पे काम कर लेता है, आप नहीं करते। जब आप नहीं करते हैं तो इफेक्टिवली आपके जीडीपी ड्रॉप कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस लेके आना पड़ेगा, एज ए नेशन में फोकस लेके आना पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री लेके आना पड़ेगा, एज ए पर्सन लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट बहुत सी चीजों में प्राइवेटाइजेशन वाली साइड पे जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो रही है, ये एक अच्छा इकदाम? इस हवाले से इसी पस मंजर में अगर हम बात करें, जो आपने सारी बात की कि क्या ये प्रोडक्टिविटी लेके आएगी चीज, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट एक मीडास टच होती है ना, वो जिसको हाथ लगाए सोना हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट जिस चीज को हाथ लगाए और मिट्टी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का काम है स्टेबिलिटी। पॉलिसीज बनाए, डायरेक्शंस दे और फिर साइड पे हो जाए, फिर लेट द वर्ल्ड और द सोसाइटी वर्क। ये हुकूमत का काम है बेसिकली। हुकूमत स्टेबिलिटी लेके आती है किसी भी जगह में। फॉर एग्जाम्पल, हुकूमत का काम ये है कि जनाब पाकिस्तान में अगर इम्पोर्ट कोई चीज होगी तो उसके ऊपर 10% ड्यूटी होगी। आपने एक दफा बयान कर दिया था कि 5 साल के लिए ऐसा ही है। अब हम एज बिजनेसमैन ये सोचेंगे कि ये चीज पाकिस्तान में लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, कि यहां बनानी चाहिए। अगर सपोज करें कि वो 10% लाने की कॉस्ट है और यहां बनाने की कॉस्ट 6% है, तो फिर मैं उसको पाकिस्तान में बनाना शुरू करूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया और 2 साल बाद आपने कहा कि मैंने अब ड्यूटियां 6% कर दी या 5 कर दी या 4 कर दी, तो जिस बंदे ने वो बिजनेस शुरू किया है उसके पैसे जाया होते हैं। जिसका मतलब है कि एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है अगर पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल ठीक। आपने टैक्सेशन रेट कोई भी कर, आप देखें दुनिया में क्या चल रहा है, अपने आप को कंपेटिटिव करें और उसके बाद आप कहेंगे जी 10 साल के लिए ये टैक्सेशन रेट होगा, इस साल हमारा 29% है, अगले साल हम 2 साल बाद 27 कर देंगे, फिर हम 25 कर देंगे, फिर 23 कर देंगे। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप करें, आपने करनी ना करें। बट नी जर्क रिएक्शंस पॉलिसीज में नहीं होनी चाहिए। कोई पॉलिसी बनाए, इट डजंट मैटर, आपकी सोसाइटी उसके मुताबिक अपने आप को अलाइन कर देगी। कुछ चीजें जो बनाने वाली होंगी वो बनाएंगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है नहीं बनाएंगे। जो इंपोर्ट करनी चाहिए वो इंपोर्ट करेंगे, जो इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए वो बढ़ जाएगा, जो इस्तेमाल कम होना चाहिए वो कम हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका काम जो है वो फ्रेमवर्क देना, वो फ्रेमवर्क उसने दे दिया, अब आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट साइड पे होगी, अब इंडस्ट्री लगाने वाला जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसमें घुसेगा और काम करेगा। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, दे आर हार्ड वर्कर्स और स्मार्ट वर्कर्स? टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं। यही लोग जब यहां से बाहर जाते हैं तो दे आर मोस्ट सॉट आफ्टर। आप यूएई ले लें, आप यूएस ले लें, आप यूरोप ले लें, आप कोई मुल्क ले लें, जापान ले लें, आपको पाकिस्तानी वर्कर की वर्थ वहां नजर आती है। इसका मतलब है कि स्मार्टनेस का इशू नहीं है, टैलेंट का इशू नहीं है। अगर आप यहां उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, मैं काम बहुत करता हूं, मुझे भी उतने पैसे मिलते हैं और जो शख्स काम नहीं कर रहा उसको भी उस तरह मिलता है,
जब तक आप अपनी आउटपुट को और आप उसकी रिन्यूमरेशन को आपस में मैच नहीं करेंगे, वहां प्रोडक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी। पीस रेट क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उसको पता है मैंने 5 पीस बनाऊंगा तो मुझे 5 के पैसे मिलेंगे, 10 बनाऊंगा तो 10 के पैसे मिलेंगे। अगर एक शख्स को आप पैसे देते हैं सिर्फ आने के, यानी तुम अगर सुबह 8 बजे आओ और शाम को 5 बजे चले जाओ तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, ये 5000 रुपये, जो भी उसकी आपने फिक्स किया, तो उसको आने के पैसे मिल रहे हैं, काम करने के पैसे नहीं मिल रहे। जब आप ये माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं कि तुम्हें आने के पैसे मिल रहे हैं, तो काम के पैसे तो अलग लेगा ना आपसे। और अगर आप उसको इसलिए बुला रहे हैं कि उसने काम करना है, तो उसको काम के पैसे देंगे आप। ये दोनों फर्क आपको क्लियर करने पड़ते हैं कि किसी शख्स को भी आप पैसे किस लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, उसको काम करने के पैसे दिए जाते हैं, उसको आने के पैसे नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें काम के पैसे अलग मिलेंगे और आने के पैसे अलग मिलेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। तो आप क्या समझते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं हम अपने कामों के अंदर, खासतौर पे अगर मैं अभी इंडस्ट्रियलिस्ट से हटके एक एम्प्लॉय की बात करूं, तो उसको कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के हवाले से, और इसमें उसके क्या कोर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करे और जिस इदारे के साथ वो मुंसलिक है उसके लिए वो एक एसेट बन के निकले, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। होता भी है, नहीं भी होता। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसको पता है वो आता क्यों है, विच इज द पर्पस। देखें हमारे जंगे में, उसमें हमारे जवानों ने बम बांध के टैंक के नीचे ले गए, हकीकत है इससे बड़ी सैक्रिफाइस कोई नहीं हो सकती। जान की सकती। तो क्या वो उस पैसे के लिए काम कर रहा था जो कि एक सिपाही को मिलता है? That was the motivation. वो जज्बा क्या था? Yeah. वो जज्बा मुल्क के लिए शहादत का था। वो उन लोगों को बचाने का था जो कि उस सोसाइटी में रहते हैं। अगर हमारा वर्कर ये समझे कि मैं यहाँ पे जो करते आ रहा हूं उससे किसी को फायदा होगा और मैं उसको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ, तो वो काम को उस लगन से करेगा जिसमें उसको करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर उसको पता है कि मैं यहाँ पे बच्चों की सिर्फ रोजी कमाने आ रहा हूँ और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये ठीक बने खराब बने, जिसको मिले वो मुझे गालियां देगा या मुझे वो दुआएं देगा, तो फिर वो शायद उतना मोटिवेटेड नहीं होगा। Why before what when? Think about why. क्या आपकी कंपनी जो है वो सोसाइटी की खिदमत करने के लिए पैदा हुई है या पैसे बनाने के लिए पैदा हुई है? अगर आपका मकसद सोसाइटी की खिदमत है ना, पैसे आपको मिल जाएंगे। बाय प्रोडक्ट है, पैसे बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सो अभी ये सोच आपको मिलती है उन इदारों में जो सेल्फलेसली काम करते हैं। हॉस्पिटल्स, वहां पे लोग अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं सिर्फ इसलिए कि वहां जो लोग आए होते हैं उनकी जिंदगियां बचें। स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, मुल्क को बचाने वाले इदारे, पुलिस, एम्बुलेंसेस, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर काम करते हैं। सो इनका मकसद पैसा नहीं है, इनका मकसद पैसे से बहुत बुलंद है। बिल्कुल ठीक। सो अपने मकसद को बुलंद कर लें, अपने इदारे के मकसद को बुलंद कर लें, तो ये जो मसाइल है ना कि वर्कर जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं। लास्टली
सर ये बताएं कि नीयत का कितना अमल दखल है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कह लें, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस? आई थिंक नीयत का ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा है, और ये सिर्फ बिजनेस से नहीं है, ये जिंदगी से। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप सपोज करें कि आप नियत करते हैं कि मैंने अपने कस्टमर को बेहतरीन चीज दी, तो आप उसके लिए फिर बेहतरीन मटेरियल भी खरीदेंगे, बेहतरीन प्रोसेस से गुजारेंगे। अगर उसमें कोई छोटी मोटी कमी रह गई है तो उसको कस्टमर तक नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। कस्टमर एक्चुअली जब पैसे देता है तो वो किस चीज के देता है? वो एक अच्छे प्रोडक्ट के देता है, वो आपको बुरे प्रोडक्ट के पैसे नहीं देता। अगर आप अपनी आंख का ऑपरेशन कराने जाएं और डॉक्टर आपसे कहे कि मेरा जो ऑपरेशन है उसका रिस्क जो है वो 1% है, तो शायद 1% आपको बहुत थोड़ा लगे, लेकिन अगर वो आप 1% है तो आपके लिए तो वो 100% वो 100% हो गया। तो अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचे और वो ठीक ना पहुंचे तो वो उस कस्टमर के लिए 100%, चाहे वो आपकी वेस्ट रेशियो या डिफेक्ट रेशियो बहुत थोड़ा हो। इसीलिए ये जो आज बहुत अच्छी कंपनी है ना, ये अपने डिफेक्ट रेशियोज को मैनेज करती है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये जापानीज कंपनीज हैं, ये अपने वेस्ट या डिफेक्ट रेशियो को बहुत कम रखते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन में बात करते हैं, परसेंटेजेस में बात नहीं करते वो। ट्रू। कि अगर मैं 1 मिलियन मोटरसाइकिल बेचूं तो उसमें 2 मोटरसाइकिलों में या 3 में प्रॉब्लम। अगर मैं 1 मिलियन गाड़ी बेचूं तो उसमें कितने डिफेक्ट रेशियो। सो ये वो चीजें हैं। अब आपके पास फोन है, आईफोन्स है, आईफोन मिलियंस के हिसाब से बिकते हैं। ट्रू। उसका डिफेक्ट रेशियो क्या है? इट इज क्लोज टू निल। एग्जैक्टली। हालांकि वो सारी दुनिया से वो चीजें इकट्ठी करके चाइना लेके जाते हैं, वहां उसको असेंबल करते हैं, वहां से फिर सारी दुनिया में भेजते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन रिस्क्स है, असेंबली रिस्क्स है, परचेज के रिस्क्स है, रॉ मटेरियल के रिस्क्स है, वो उन्होंने सारे के सारे मैनेज करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आप ये सारे रिस्क मैनेज करते हैं कि यार मेरे को गलत चीज ना बन जाए, मेरा मोल्ड ठीक हो, मेरा प्लास्टिक ठीक हो, मैंने जिस डब्बे में डाला है वो डब्बा जो है वो सही सलामत मेरे कस्टमर तक पहुंच जाए। जब वो उसके अंदर आइसक्रीम डाले या दूध डाले या दही डाले तो उसके अंदर ऐसे जर्म्स ना हो कि उसकी दही खराब हो। सो दैट इज हाउ you always work with the best of intent, और इंटेंट का उर्दू जो है वो नियत है। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन आपसे रही और दिल तो ये चाहता है कि इसको कंटिन्यू ही रहे। इनफैक्ट एक बोनस क्वेश्चन ऐसे ही जहन में आया और ये बहुत ज़रूरी भी है जानना। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है और इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए व्हाट इज द वे आउट फॉर द कमिंग ईयर्स? प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अगर दिन में आप 10 काम कर रहे हैं तो देखें आप इसको बढ़ा सकते हैं। ट्रू। आप 1 पॉडकास्ट करते हैं, क्या 5 कर सकते हैं? क्या आप 10 गाड़ियां बनाते हैं, क्या 50 गाड़ियां बना सकते हैं? सो जब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ना हमारा जीडीपी इंप्रूव होगा, ना हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, ना हमारे लोगों की जिंदगी इंप्रूव होगी। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह ना, ये सब शाखसाने हैं प्रोडक्टिविटी के। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे देखते हैं इन द फ्यूचर? मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हंग्री माउथ्स हैं बहुत से। मतलब हमारा यूथ है, हमारे पास 50% लोग जो हैं वो इस वक्त 25 साल से कम है।
जब ये सब के सब लोग अगले 25 साल में उस एज ग्रुप में आएंगे जहां वो 25 से 50 के दरमियान होंगे, तो कंजम्पशन का क्या हो, बढ़ जाएगी। वो कंजम्पशन जो है वो या आप प्रोड्यूस करेंगे और या आप इंपोर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन इंपोर्ट तो है ही नहीं। सोल्यूशन ये है कि आप लोकली प्रोड्यूस करें और अपनी जो सोसाइटी है उसको सर्व करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और पहला पॉडकास्ट और वो भी जा भाई आपके साथ और इतनी इंसाइटफुल डिस्कशंस, थैंक यू सो मच फॉर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।